हाय गाइस, माई सेल्फ सचिन गोयल। आज मैं आपके सामने बौद्ध धर्म भाग 2 हिंदी में लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने बौद्ध धर्म का भाग 1 आपको मैंने कुछ दिन पहले डाला था और अब मैं आपको भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको भाग 1 में महात्मा बुद्ध के संदर्भ में काफ़ी जानकारी प्रदान कर चुका हूँ। अब मैं आपको बौद्ध धर्म के भाग 2 के अंदर महात्मा बुद्ध से संबंधित अन्य जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, हमारी 2 चीज़ें उसमें रह गई थी जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि भारत में आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियाँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अभी तक के इतिहास में जितनी भी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं वो कितनी हुई हैं। देखिए, हमेशा पेपर के अंदर जो आती हैं वो बौद्ध संगतियाँ आती हैं 4, क्योंकि भारत में उनकी संख्या केवल 4 है। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल 4 ही बौद्ध संगतियाँ हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर बौद्ध संगतियों की जो कुल संख्या है वो 8 थी, क्योंकि 4 बौद्ध संगतियाँ तो भारत में हुई थी और 4 हुई थी श्रीलंका में। और हमें ये भी जानना होगा कि बौद्ध धर्म भारत से निकलकर सबसे पहले श्रीलंका में ही गया था, और यही कारण है कि बौद्ध संगतियाँ 4 भारत में और फिर 4 अगली बौद्ध संगतियाँ श्रीलंका में हुई। हाँ, कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे कि कुल कितनी बौद्ध संगतियाँ इतिहास में हुई तो वो 8 हुई। परंतु हमें उन 4 संगतियों को नहीं पढ़ना जो श्रीलंका में हुई थी, जिसका प्रमुख कारण ये है कि वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आती। हमारे एग्ज़ाम में केवल वो 4 बौद्ध संगतियाँ आती हैं जो भारत में आयोजित की गई थी। ये बौद्ध संगतियाँ अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग लोगों की अध्यक्षता में संपन्न की गई। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगति है वह बड़े पैमाने पर अजातशत्रु के द्वारा राजगीर में आयोजित कराई गई। देखिए, राजगीर जो है ना वो एक वर्तमान का शहर है जो कि कहाँ पर है, बिहार में है। राजगीर जो थी ना वो मगध की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई। परंतु राजगृह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था और अजातशत्रु की राजधानी हुआ करती थी जब राजशत्रु मगध का सम्राट था। यही कारण था कि बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति थी वो अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर में आयोजित कराई। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। इनके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये जो बौद्ध संगति थी ये बड़े पैमाने पर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रथम बौद्ध संगति थी जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए गए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजातशत्रु जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। इसके लिए एक ये भी बात कही जाती है इस प्रथम बौद्ध संगति के लिए कि क्वेश्चन में आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि बताइए वह कौन सी बौद्ध संगति थी भारत में जिसका आयोजन एक ऐसे व्यक्ति ने करा या एक ऐसे सम्राट ने करा जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी विचित्र बात है कि एक ऐसा राजा जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं है परंतु फिर भी एक विशेष धर्म के लिए उसने एक इतनी बड़ी पहल की, तो वो थे आपके अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, परंतु वो सभी धर्मों के प्रति अपनी आस्था रखते थे। यही कारण था कि उन्होंने जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक कार्य किए और प्रथम बौद्ध संगति के लिए उन्होंने कार्य किया। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके द्वारा आयोजित की गई? अजातशत्रु के द्वारा आयोजित की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो ये 2 चीज़ें आपको याद करनी होंगी, क्योंकि एग्जाम में जो है ना वो प्रथम बौद्ध संगति के संदर्भ में आपसे या तो पूछेगा कि ये किसने कराई, कहाँ कराई और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये कहाँ पर हुई? राजगीर में। किसने कराई? ये कराई आपकी अजातशत्रु ने, और सबसे बड़ी बात इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब आते हैं हम द्वितीय बौद्ध संगति में। देखिए, जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो बड़े पैमाने पर जो है वो कालशोक के द्वारा आयोजित कराई गई। हम सब जानते हैं कि कालशोक भी जो था वो एक राजा था जो कि बड़े पैमाने पर मगध का सम्राट रहा, और कालशोक की द्वारा आयोजित की गई ये बौद्ध संगति, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता की गई साबाकनी के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साबाकनी जो थे वो इनके कार्यकाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इनके महामंत्री भी थे। यही कारण था कि द्वितीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता थी वो इनके महामंत्री साबाकनी के द्वारा की गई। अच्छा, इस बौद्ध संगति की क्या विशेषता थी? मैं आपको बताना चाहूँगा इस बौद्ध संगति की एक बहुत प्रमुख विशेषता थी, और वो विशेषता ये थी कि इस बौद्ध संगति के अंदर महात्मा बुद्ध की जो वास्तविक विचारधारा थी उसमें संशोधन किए गए या उसको एक आम जनता के लिए पेश किया गया ताकि आम जनता उसको बेहतर तरीके से समझ सके। हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो वास्तविक विचारधाराएं थी वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। हालांकि महात्मा बुद्ध पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो उनके उपाली व आनंद, जो उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, उनके द्वारा लिखी गई। परंतु वो जो लिखी गई थी शिक्षाएं वो काफ़ी जटिल थी। यही कारण था कि साबाकनी के टाइम में उन्होंने इसको कुछ संशोधित कर कर आम लोगों तक पहुंच सके ऐसी भाषा में और ऐसे तरीके से उसको पेश किया। यही कारण है कि द्वितीय बौद्ध संगति बड़े पैमाने पर
प्रसिद्ध है और द्वितीय बौद्ध संगति काफ़ी जानी जाती है और पेपर में आती भी है, ठीक है ना। एक बार फिर हमें केवल द्वितीय संगति के बारे में भी क्या याद रखना है कि ये किसने कराई, ये कराई किसने, कालशोक ने। ये किसकी अध्यक्षता में हुई, सभाकर्णी की अध्यक्षता में हुई। ये कहाँ हुई, ये हुई थी आपकी वैशाली में। ये कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। और वैशाली भी हम सब जानते हैं कहाँ पर है, आज वर्तमान के बिहार में है, ठीक है ना। तो वैशाली जो एरिया था वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध एरिया था। हालांकि वो महाजनपद अलग हुआ करता था, 16 महाजनपदों में वैशाली अलग था और मगध अलग था, परंतु फिर भी वैशाली बड़े पैमाने पर विख्यात था। यही कारण था कि कालशोक ने वैशाली में इसका आयोजन किया। और इसके अलावा इसकी एक विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता थी कि जो वास्तविक विचारधाराएं थी महात्मा बुद्ध की, उन वास्तविक विचारधाराओं को संक्षिप्त रूप में या संशोधित रूप में आम जनता के लिए पेश किया गया, ठीक है। अब आती है आपकी तृतीय बौद्ध संगति। देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो है ना वो अशोक के द्वारा आयोजित की गई। हम सब जानते हैं कि अशोक जो है ना भारत में एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा प्रचारित करने का कार्य अशोक के द्वारा किया गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अशोक ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुँचाया। और आज यही कारण है कि विदेशों में बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। अब अशोक ने इसकी जो क्या नाम है, आप ये मान के चलिए, अशोक ने जो ये बौद्ध संगति है वो कहाँ पर कराई, अशोक ने बौद्ध संगति कराई अपनी राजधानी में। और उसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। तो ये मगध का राजा था, यही कारण था कि उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उपगुप्त यानी कि टीसा के द्वारा की गई। हम सब जानते हैं कि उपगुप्त इनका एक भारतीय नाम है जो अशोक के द्वारा ही प्रदान किया गया था टीसा का, क्योंकि टीसा एक बौद्ध भिक्षुक थे जो कि चीन से भारत में आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने भारत में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वे बौद्ध भिक्षुक बन गए। और यहाँ तक इतिहास में ये भी प्रसिद्ध है कि अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करने का यानी हस्तांतरित करने का कार्य भी जो है ना वो उपगुप्त के द्वारा यानी टीसा के द्वारा ही किया गया। और अशोक इनको अपना गुरु भी मानते थे। यही कारण था जब तीसरा बौद्ध सम्मेलन आयोजित कराया गया भारत के अंदर, या बौद्ध संगति आयोजित कराई गई तीसरी, तो फिर अशोक के द्वारा अध्यक्षता के रूप में किसको रखा गया, अपने गुरु को रखा गया, जिनका नाम था टीसा, यानी जिनको हम भारतीय नाम से उपगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अभी इसकी विशेषता क्या थी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी इस बौद्ध संगति की कि इस संगति के अंतर्गत एक किताब का निर्माण किया गया, जिस किताब के संदर्भ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको अभी इसी लेक्चर में आपको उस किताब के संदर्भ में पढ़ाऊंगा। ये किताब का नाम था अभिनव पिटाक। ये एक ऐसी किताब थी जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान की गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके रचयिता कौन थे इस किताब के, उपगुप्त यानी टीसा। तो यही कारण है कि तृतीय बौद्ध संगति बड़ी प्रसिद्ध थी। और तृतीय संगति के बारे में भी हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि 4 समझ लीजिए आप। नंबर 1 किसने कराई, अशोक ने। नंबर 2 ये कहाँ पर कराई गई, पाटलिपुत्र में। नंबर 3 इसकी अध्यक्षता किसने करी, इसकी अध्यक्षता करी आपके उपगुप्त यानी कि टीसा ने। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या थी, इसी बौद्ध संगति के दौरान एक किताब का निर्माण किया गया जिसका निर्माण टीसा ने यानी उपगुप्त के द्वारा किया गया। और ये किताब थी अभिनव पिटाक, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अब आता है आपका चौथा यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति। देखिए ये भारत में होने वाली आखिरी बौद्ध संगति थी। हालांकि इसके बाद अन्य बौद्ध संगतियाँ हुई, 4 और हुई, परंतु वो हमारे से मतलब नहीं है क्योंकि वो श्रीलंका में हुई थी और उसके संदर्भ में हमें कोई जानकारी रखने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें ये 4 ही पढ़नी है। तो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी जिसको हम चतुर्थ बौद्ध संगति बोलते हैं, ये हुई थी कहाँ पर, ये हुई थी कुंडलग्राम। कुंडलग्राम एक जगह पड़ती है जो कश्मीर में थी, आज भी कुंडलग्राम कश्मीर में है, एक क्षेत्र के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये कनिष्क के द्वारा आयोजित कराई गई थी और कनिष्क भी बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे और एक राजा थे जो कि बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी कार्य किया करते थे, जैसे कि अशोक और जैसे कि आपके कालशोक, ठीक है ना। तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी ये कश्मीर यानी कुंडलग्राम में आयोजित कराई गई और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वासुमित्र, जो कि महामंत्री थे किसके, कनिष्क के। अच्छा, अब ये क्यों प्रसिद्ध है बौद्ध संगति, इसकी विशेषता एक ही है कि इस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म के 2 भाग कर दिए गए और बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और मेनयान। तो ये 2 ऐसे भाग हैं जो बड़े पैमाने पर इसी बौद्ध संगति के कारण उत्पन्न हुए और कनिष्क ने इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो एक बार फिर आपको इसके लिए आपको वही 4 चीज़ें याद रखनी है कि किसने कराई, ये कराई कनिष्क ने। कहाँ कराई, कुंडलग्राम यानी कश्मीर। और इसके जो अध्यक्षता थी वो किसने कराई, इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने की, इसकी अध्यक्षता करी आपके वासुमित्र, जो कि कनिष्क के क्या थे, प्रधानमंत्री कह लीजिए, महामंत्री कह लीजिए, एक ही बात है। और इसके अलावा इसकी विशेषता क्या थी कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और मेनयान। तो ये है आपके लिए बौद्ध संगतियाँ जो कि बड़े पैमाने पर भारत में आयोजित की गई। ये प्रथम 4 बौद्ध संगतियों के नाम से जानी जाती है।
तो अब बौद्ध संगतियाँ समाप्त होने के बाद मैं अब आपको पढ़ाऊँगा बौद्ध धर्म के साहित्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि जो आप अगर जो बच्चे यूपीएससी के प्री की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके में ये एग्ज़ाम में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेंस के लिए भी आपको इसको पढ़ना होगा, क्योंकि मेंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर आधारित हो सकते हैं और आपको लिखना पड़ सकता है इनके ऊपर। हालांकि इतनी जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि आप उसको बेहतर तरीके से लिख सकें, परंतु हाँ, आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को अपने जो आप लिखेंगे मेंस की, अपनी जो राइटिंग्स लिखेंगे उसमें आप शामिल कर कर आप उसको और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। ठीक है ना। तो भाई इतना ही है। हाँ, परंतु अगर आप मेरा ये लेक्चर ले रहे हैं तो प्री के लिए सफिशेंट है, मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बौद्ध साहित्य की जो कुछ किताबें हैं या कुछ जो साहित्य हैं वो है नंबर 1 पे जातक कहानियाँ, नंबर 2 पे बुद्ध चरित्र और नंबर 3 पे मिलिंद पन्नु। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म के जो ये कहानियाँ हैं ये वास्तविक रूप से, या बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य हैं ये वास्तविक रूप से तो पाली भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि पाली भाषा जो थी ना वो एक आम बोलचाल की भाषा मानी जाती थी उस समय, जिस समय बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध बोला करते थे, और यही कारण था कि उनकी जो संघ जो उन्होंने स्थापित किया उसकी मुख्य भाषा भी पाली थी। यही कारण था कि उनकी वास्तविक शिक्षाएं जो उनके शिष्यों ने, जिनको हम उपाली और क्या बोलते हैं आनंद बोलते हैं, उन्होंने भी इसी भाषा में उसको लिखा। अब बात ये आती है कि जातक की कहानियाँ क्या हैं। देखिए जातक की कहानियाँ जो है ना वो ऐसी कहानियाँ हैं जो कही जाती हैं कि ये महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित हैं। यानी कि जातक की कहानियाँ वो कहानियाँ हैं जो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की हमें क्या देती हैं, जानकारी प्रदान करती हैं, और हमें ये बताती हैं कि महात्मा बुद्ध पिछले जन्म में, जो इस महात्मा बुद्ध के ये जो जन्म था जिसमें महात्मा बुद्ध बने, उससे पहले महात्मा बुद्ध के कितने जन्म हुए और उन्होंने उन जन्मों में किस किस प्रकार से कार्य किया। यही कारण था कि जातक की कहानियाँ बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और जातक की कहानियाँ बौद्ध धर्म की मुख्य साहित्य विचारधाराओं में शामिल है। हमें भी जातक की कहानियाँ पढ़नी होंगी, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के अंदर जातक की कहानियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जातक की कहानियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक तो ये आपको याद रखना होगा, और दूसरा जातक की कहानियाँ हैं क्या, इसके बारे में भी आपको जानकारी अपने मस्तिष्क में स्टोर यानी संग्रहित करके रखनी होगी। जैसे कि जातक की कहानियाँ वह कहानियाँ हैं जिनमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान की गई है। इसके स्रोत क्या है? जातक की कहानियों का पहला स्रोत जो है, प्राइमरी स्रोत यानी प्रारंभिक स्रोत है, वो है किताबें जो कि जातक की कहानियों पर लिखी गई हैं। और सेकंड नंबर पर क्या है? सेकंड नंबर पर है अजंता की गुफाएं, जहाँ पर जातक की कहानियाँ आपको बड़े पैमाने पर मुरल चित्रकला के अंतर्गत दर्शाई गई हैं। अब आता है आपकी दूसरा बुद्ध चरित्र। देखिए बुद्ध चरित्र जो है ना वो एक आत्मकथा है, जो महात्मा बुद्ध की आत्मकथा मानी जाती है, जिसके जो लेखक हैं या ऑथर हैं उनका नाम है अश्वघोष। हम सब जानते हैं कि अश्वघोष कनिष्क के समय में थे, और कनिष्क के कार्यकाल के दौरान एक ये महान साहित्यकार थे। इन्होंने ही बड़े पैमाने पर, अश्वघोष ने ही बड़े पैमाने पर बुद्ध चरित्र नामक आत्मकथा को लिखा, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के चरित्र के बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी दी गई है। और हमें जो है ना इसके लिए इतना पढ़ना जरूरी है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी और बुद्ध चरित्र क्या है। बुद्ध चरित्र लिखी अश्वघोष ने, और ये एक आत्मकथा है, यानी कि महात्मा बुद्ध की भी आत्मकथा लिखी गई है। अब आता है आपका मिलिंद पन्नु। देखो मिलिंद पन्नु जो है ना वो नागसेना के द्वारा रचित की गई। नागसेना एक बौद्ध भिक्षुक थे जो कि बड़े पैमाने पर भारत में रहते थे, और भारत में वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया करते थे। मिलिंद पन्नु ये राजा मिनांदर और नागसेना के बीच में वार्तालाप के ऊपर लिखी गई एक किताब है। राजा मिनांदर जो कि एक यूनानी राजा थे, जो भारत में बड़े पैमाने पर राज किया करते थे। और एक दिन जब वह तालाब में नहा रहे थे, तो तालाब में नहाते हुए उनकी मुलाकात नागसेना से हुई, जो कि उस तालाब के किनारे से होकर गुजर रहे थे। तो नागसेना ने जब इतने बड़े राजा को तालाब में नहाते देखा, तो उन्होंने उनसे वार्तालाप करी, और नागसेना ने बड़े पैमाने पर अपनी वार्तालाप के जरिए मेनांदर को प्रभावित किया। मेनांदर जो इस समय यूनानी राजा थे वो बड़े पैमाने पर ग्रस्त थे, क्योंकि यूनान जो था वो यहूदियों का देश था, और वह खुद भी यहूदी धर्म को माना करते थे। परंतु 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 सबसे बड़ी बात यह थी कि मेनांदर नहीं चाहते थे कि उनका ये धर्म उनकी प्रजा पर थोपा जाए, जो कि भारत में रहने वाली प्रजा थी। तो यही कारण था कि उन्होंने नागसेना से पूछा कि मैं कोई ऐसा धर्म अपना सकता हूँ जो कि मेरे जनता के लिए काफ़ी सुलभ हो, और नागसेना ने उनको बौद्ध धर्म के संदर्भ में जानकारी दी। परंतु मेनांदर ने कहा कि मैं उसी धर्म को अपनाऊंगा जो मेरी इन बातों को, मेरे इन 10 प्रश्नों को हल करेगा। जो व्यक्ति या जो
जो भी किसी धर्म का भिक्षुक अगर इन 10 बातों को वो मुझे बता देगा, मैं आंसर दे देगा, तो मैं अवश्य ही उसके धर्म को मान लूँगा। तो नागसेना से उन्होंने 10 प्रश्न क्या पूछे, किस तरीके से वो 10 प्रश्नों के उत्तर नागसेना के द्वारा दिए गए और कैसे नागसेना ने मिनांदर राजा को आश्वस्त किया अपने आंसरों से, और उसके बाद कैसे मिनांदर नागसेना के कहने पर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए, ये सब जानकारी आपको मिलिंद पन्नौन नामक पुस्तक में देखने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है। इसके अतिरिक्त अब हम आपको इनकी एक चौथी किताब पढ़ाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे ये कह दूंगा ये किताब तो आपको छोड़ के जानी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तो वो गलत नहीं होगा। देखिए ये किताब जो है ना वो बड़े पैमाने पर त्रिपिटक के नाम से जानी जाती है। इस किताब के अंदर 3 किताबों का संग्रहण है। यहाँ सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटिका। पिटिका का मतलब होता है टोकरी। तो यानी कि ये किताब जो है ना वो 3 किताबों का समूह है और प्रत्येक किताब को संज्ञा दी गई है एक टोकरी की, क्योंकि वो जो है ना ज्ञान से भरी हुई टोकरियाँ हैं, यानी ये किताबें जो है ना ज्ञान से भरी हुई हैं। तो पहली जो किताब है वो है सूत पिटका। तो सूत पिटक जो है ना वो बड़े पैमाने पर एक ऐसी किताब है जिसका निर्माण या जिसकी रचना महात्मा बुद्ध के परम शिष्य आनंद के द्वारा की गई। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं दी गई हैं। ये वो किताब है जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं शामिल हैं। और यदि बौद्ध धर्म के संदर्भ में आप जानकारी लेना चाहते हैं या बौद्ध धर्म को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और वास्तविक शिक्षाओं से रूबरू होना चाहते हैं बौद्ध धर्म के, तो आपको सूत पिटक का ज्ञान लेना होगा, आपको सूत पिटक पढ़नी होगी। इसकी रचना किसने की थी ये तो आपको याद रखना चाहिए। और इसकी रचना की थी किसने? इसकी रचना की थी आनंद ने, जो कि आनंद स्वयं महात्मा बुद्ध के एक बड़े शिष्य थे। ठीक है ना। अब आता है आपका विनय पिटक। देखिए विनय पिटक की जो रचना है वो किसने की थी? उपाली ने की थी। उपाली भी महात्मा बुद्ध के परम शिष्यों में शामिल थे और यही कारण था कि विनय पिटक भी बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध है। अब विनय पिटक संबंधित किस चीज़ से? तो विनय पिटक के अंदर बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध भिक्षुकाओं के जीवन शैली संबंधी नियम दिए गए हैं। ये आपको याद रखना होगा। विनय पिटक एक ऐसी किताब है जिसकी रचना उपाली के द्वारा की गई, जो कि स्वयं कौन थे? जो कि स्वयं बौद्ध धर्म के एक बड़े अनुयायी थे और महात्मा बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। और यही कारण था कि उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब के अंदर उन्होंने जीवन शैली के नियम दिए गए हैं बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुकाओं के। तो जो बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुकाएं हैं बौद्ध धर्म की, वो किस प्रकार में जीवन यापन करेंगे, किस नियमों पर वो अपने जीवन को चलाएंगे, उन नियमों का उल्लेख आपको विनय पिटक में किया गया है, जिसके जो लेखक थे वो कौन थे? उपाली थे। अब आता है आपका आखिरी और वो आता है आपका अभिनव पिटक। देखिए अभिनव पिटक जो है ना वो बड़े पैमाने पर आपकी एक ऐसी किताब है जो कि अभी अशोक के समय में ही लिखी गई। मैंने आपको पीछे बताया कि किस तरीके से तीसरी बौद्ध संगति के अंदर अशोक ने कार्यक्रम आयोजित कराया, बौद्ध सम्मेलन आयोजित कराया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उनके गुरु के द्वारा की गई थी, जिनका नाम था टीसा, यानी कि उपगुप्त। तो अभिनव पिटक की रचना उपगुप्त के द्वारा उसी बौद्ध संगति में की गई। ये एक ऐसी किताब थी जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएं दी गई हैं, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी दी गई है और बौद्ध धर्म की बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी, ताकि कोई व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को जानना या समझना चाहता है तो वह इस किताब को पढ़कर बौद्ध धर्म के काफ़ी करीब जा सकता है। तो ये हैं इनकी 3 किताब त्रिपिटक की, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। और ये तो तीनों किताब किसी एक के द्वारा नहीं, अलग अलग के द्वारा लिखी गई हैं, अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिखी गई हैं। सूत पिटक लिखी गई है आनंद के द्वारा, विनय पिटक उपाली के द्वारा और अभिनव पिटक लिखी गई है आपकी टीसा यानी कि उपगुप्त के द्वारा। और त्रिपिटक मिलाकर इनको किताब का नाम एक दिया गया है त्रिपिटक। तो ये है आपके लिए क्या? ये है आपके लिए बौद्ध धर्म का साहित्य। तो आज मैं आपको बौद्ध धर्म का भाग 2 समाप्त कर रहा हूँ। आज मैंने आपको बौद्ध धर्म के संदर्भ में पूरी जानकारी प्रदान करी। देखिए मैं अभी भी आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा IAS PCS की तैयारी कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज़ आपको छोड़कर नहीं जानी है। मेरे पास कई बच्चों के रिक्वेस्ट आई है कि वो पूछ रहे हैं कि बताइए सर कि हम किस तरीके से IAS PCS की तैयारी कर सकते हैं। एक वीडियो आप उस पर भी डालिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन हो सकती है और किस प्रकार से हम उसमें अच्छे अंक ला सकते हैं, खास तौर पर प्री पे, क्योंकि अभी प्री का एग्ज़ाम जो है ना वो IAS और PCS का दोनों ही अक्टूबर के महीने में आ रहा है। हम ऐसा क्या करें जिससे हम प्री के बारे में जानकारी अधिक ले सकें और तैयार कर सकें अपने आप को और बेहतर तरीके से, ताकि हम स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छे नंबर लाकर मेंस में बैठ सके। तो मैं बहुत ही जल्द 1-2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बता पाऊंगा कि किस तरीके से आप प्री, चाहे वो आपका PCS का हो चाहे वो IAS का हो, आप उसको बेहतर तरीके से तैयार
कर सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयार कर कर आप स्क्रीनिंग में अच्छे नंबर लाकर आप इस साल का मेंस दे सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।